दोपहर के वक्त ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी हुई तो हमारे कोफे में सेकंड क्लास का एक मुसाफिर सवार हो गया। ये नाटे कद का मगर घुटे हुए मजबूत जिस्म का आदमी था। बुनियान और पतलून में मलबूस था। सिवाय चमड़े के ब्रीफकेस के इसके पास कोई सामान नहीं था। इसने हमारी तरफ मुस्कुराकर देखा और सिनहाली में कुछ कहा। मैंने तामुल में कहा कि मैं भारत के सूबे तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। ये मेरी बीवी रत्ना है। हम सिनहाली नहीं जानते। इसने पोशाली को नमस्कार किया और मेरी तरफ देखकर बोला, आपकी पत्नी तमिलनाडु की नहीं लगती, इनका रंग गोरा है। मैंने इसे बताया कि रत्ना तमिलनाडु की है मगर इसकी मां ने शुमाली हिंद के एक एंग्लो इंडियन से ब्याह कर लिया था। वो मुतमईन हो गया। इसने ब्रीफकेस में से सिगरेटों का पैकेट निकालकर मुझे सिगरेट पेश की मगर मैंने ये कहकर माजरत चाही कि मैं सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट का पैकेट मेरी पतलून की जेब में भी था, लेकिन चूंकि किसी अजनबी से सिगरेट लेकर पीना खतरनाक हो सकता था, इसलिए अब मैं कोलंबो तक अपना सिगरेट भी नहीं पी सकता था। इस मुसाफिर को कोलंबो जाना था, वो सिनहाली था और इसने अपने आप को कोलंबो की एक फर्म का एजेंट जाहिर किया था। पोशाली तामिल जुबान जानती थी। वो मुझसे कोई बात करती तो तामिल जुबान। इस अजनबी सिनहाली मुसाफिर के बारे में हमें इस किस्म का कोई शक व शुबा नहीं था कि वो सीक्रेट सर्विस का आदमी है, मगर फिर भी हमें बेहद एहतियात की ज़रूरत थी। इसके लिए ज़रूरी था कि अगर कोई हमसे कोई पूछे तो हम इसे मुकम्मल जवाब दें और इसकी तसल्ली कर दें। सफ़र में हमें ऐसा ज़रूर करना पड़ता है। शक्ल सूरत से यह अजनबी मुसाफिर बड़ा शरीफ और पढ़ा लिखा मुहज़्ज़ब आदमी लगता था। ट्रेन अपने सफ़र पर रवाना थी। ये ट्रेन ऐसी थी कि इसमें हर कंपार्टमेंट के आगे एक लंबी राहदारी यानी कॉरिडोर था। 4 बजे सपहरी सिनहाली ने चाय मंगवाई और हमें भी दावत दी। हम इनकार न कर सके। इसने अपना नाम पिंडारी बताया था। अपने बारे में मैंने इसे यही बताया कि हम दोनों मियाँ बीवी कोलंबो में चाय की एक कंपनी में मुलाजमत करते हैं और वहीं रहते हैं। फिर शाम हो गई। कंपार्टमेंट की बत्तियां रोशन हो गई। ट्रेन 2 घंटे बाद कोलंबो पहुंचने वाली थी। मैं और पोशाली बड़े मुतमईन थे। हमारा सफ़र खैरियत से कट गया। ट्रेन एक जंगल में से गुजर रही थी। बाहर रात का अंधेरा फैल गया था। कॉरिडोर वाला दरवाज़ा बंद था। हमारा साथी पिंडारी अपनी सीट पर टेक लगाए अखबार पढ़ रहा था। मैंने महसूस किया कि वो कई बार अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर वक्त देख चुका था। मैंने सोचा कि ट्रेन चूँकि कोलंबो पहुंचने वाली है इसलिए वक्त देख रहा होगा। पोशाली अपनी सीट पर नीम दराज थी। मैं इसके सामने वाली सीट पर दीवार से लगकर बैठा खिड़की में से बाहर अंधेरे को देख रहा था। हमारा साथी मुसाफिर पिंडारी उठकर बाथरूम में गया। फिर बाहर निकलकर कॉरिडोर का दरवाज़ा खोलकर इसने राहदारी में इधर उधर देखा और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मुझे इसकी हरकत कुछ मुश्तबा लगी मगर मैंने ज़्यादा अहमियत न दी। ट्रेन बड़ी तेज़ रफ्तारी से चली जा रही थी। पोशाली सीधी होकर बैठ गई। इसने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखें मुझे होशियार रहने का सिग्नल दे रही थी। मैंने जमाई लेकर अपनी जेब में हाथ डाल लिया। इस जेब में भरा हुआ रिवॉल्वर था। इतने में कंपार्टमेंट का कॉरिडोर वाला दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और बिजली जैसी तेज़ी से पिस्तौल निकालकर हमारी तरफ तान दिया और तामिल जुबान में बोला, अगर ज़रा सी भी हरकत की तो गोली से उड़ा दूंगा। मैंने अपने साथी मुसाफिर की तरफ देखा तो इस दौरान में इसने भी अपने ब्रीफकेस में से पिस्तौल निकालकर हमारी तरफ तान दिया था और तामिल जुबान में कहने लगा, जिस तरह हम कहें वैसे ही करना। इसने अपने ब्रीफकेस में से नायलॉन के 2 रुमाल निकालकर अपने नौबारिद साथी की तरफ उछाले। वो रुमाल लेकर हमारी तरफ बढ़ा। दोनों पिस्तौलों का रुख हमारी तरफ था। मैंने कहा कि वो हमसे क्या चाहते हैं। हम पुरअमन शहरी हैं। हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो ले ले। खुदा जाने इन लोगों का मकसद हमें लूटना था या कुछ और मकसद लेकर आए थे। ये हमें मालूम नहीं हो सका क्योंकि इसके फ़ौरन बाद वो हमारे कमांडो एक्शन की जद में थे। रिवॉल्वर मेरी जेब वाले हाथ में था। जो ही दूसरा आदमी रुमाल लेकर शायद मेरे मुंह में ठोंसने या पोशाली के हाथ बांधने के लिए आगे बढ़ा। मैंने तेज़ी से जेब में से रिवॉल्वर निकालकर पहले वाले मुसाफिर पिंडारी के छाती में फायर कर दिया। रिवॉल्वर पर साइलेंसर पहले ही लगा हुआ था। वो वहीं ढेर हो गया। इतने में पोशाली ने उछलकर एक ऐसी लात दूसरे आदमी की ठोड़ी पर मारी कि वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। मैंने इस पर भी फायर कर दिया। गोली इसकी गर्दन में लगी और वो वहीं पड़ा रहा। पोशाली ने दूसरे मुसाफिर को खिड़की की तरफ घसीटते हुए कहा, इन्हें जिंदा न छोड़ना। मेरी पहली गोली पिंडारी के सीने में ऐन दिल पर लगी थी जिसने इसका काम तमाम कर दिया था। दूसरी गोली दूसरे मुसाफिर की गर्दन पर लगी थी। इसमें अभी थोड़े सांस बाकी थे। पोशाली ने रिवॉल्वर मेरे हाथ से लेकर इस दूसरे डाकू या सीक्रेट सर्विस के आदमी के दिल के ऐन ऊपर रखकर फायर कर दिया। वो भी अगली दुनिया में पहुंच गया। हमने एक के बाद दीगरे दोनों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ट्रेन इस वक्त पूरी रफ्तार के साथ अंधेरे में चल रही थी। फर्श पर जो थोड़ा बहुत खून लगा हुआ था इसे हमने नायलॉन के रुमालों से साफ करके रुमाल भी खिड़की से बाहर फेंक दिए। अब हमने पहले वाले मुसाफिर पिंडारी के ब्रीफकेस की तलाशी ली। इसमें हमें सिवाय ज़रूरी सामान की चीज़ों के और कुछ न मिला। हमने ब्रीफकेस और इन दोनों की पिस्तौल भी खिड़की से बाहर उछाल दी। इसके बाद हम अपनी नशिस्तों पर इस तरह सुकून के साथ बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ट्रेन अभी पूरी रफ्तार के साथ कोलंबो की तरफ उड़ी जा रही थी। पोशाली ने कहा, तुम्हारे ख्याल में ये लोग कौन थे? मैं इन्हें सिर्फ डाकू समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा, अगर ये सीक्रेट सर्विस के आदमी थे तो इन्हें हमें बांधने की क्या ज़रूरत थी?
वैशाली ने इस ख्याल का इजहार किया कि हो सकता है वो हमें अगवा करके ले जाना चाहते हैं। ये भी मुमकिन है कि इन तामल तखरीबकारों के गिरोह से कोई ताल्लुक हो। बहरहाल हमने इन्हें जहन्नम में भेज दिया है। अगर वाकई ये सीक्रेट सर्विस के आदमी थे तो हमें आगे बेहद एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सीक्रेट सर्विस तुम्हारी सरगर्मियों से बाखबर है। मैंने उठकर कॉरिडोर में दाएं बाएं देखा। कॉरिडोर खाली था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और वैशाली से कहा, यहाँ मेरी निगरानी का ज़्यादा इम्कान नहीं है, क्योंकि लंका की हुकूमत मेरे ख्याल के मुताबिक मुझसे बाखबर नहीं है। ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि हिंदू तामल तखरीबकारों की तंजीम के आदमी उन्होंने तुम्हें पहचान लिया हो और अब ये तुम्हारे साथ मुझे भी अगवा करके ले जाना चाहते हैं। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई। कोलंबो शहर करीब आ रहा था। ये इसके मज़ाफ़ात का कोई स्टेशन था। ट्रेन थोड़ी देर बाद रुक गई। हमें खदशा था कि कहीं हमारे कंपार्टमेंट में कोई मुसाफिर ना आ जाए। अगरचे वहाँ फर्श पर खून बज़ाहिर नज़र नहीं आता था, मगर गौर से देखने पर वहाँ खून के 3 धब्बे दिखाई दे सकते थे। चूँकि कोलंबो करीब ही था, इसलिए मज़ाफ़ात के कोई सेकंड क्लास का मुसाफिर हमारे डब्बे में ना आए। ट्रेन 1 मिनट रुक कर फिर आगे रवाना हो गई। वैशाली बड़े सुकून से खिड़की के करीब बैठी पिंडारी का ख़रीदा हुआ अखबार पढ़ रही थी। जिस तेज़ी और सफ़ाकाना अंदाज में वैशाली ने मुझसे साइलेंसर वाला पिस्तौल लेकर दूसरे डाकू मुसाफिर के दिल में फायर किया था, इसने मुझे काफ़ी मुतासिर किया था। ये औरत बड़ी शफ़ाफ़ और बेदर्द थी, या फिर इंतहाई मुकम्मल और जुर्रतमंद कमांडो थी। वक़्त और मुसलहत का तकाजा यही था कि दूसरे मुसाफिर को भी मौत की नींद सुला दिया जाए। ये काम मुझे करना चाहिए था, मगर वैशाली कमांडो मुझ पर सबकर ले गई थी। ट्रेन कोलंबो से एक स्टेशन पहले रुकी तो वैशाली उठ खड़ी हुई। हमें इसी स्टेशन पर उतर जाना चाहिए। हो सकता है इन दोनों के साथी टर्मिनल पर मौजूद हो। वैशाली का ख्याल काबिल कबूल था। बहुत मुमकिन था कि इन लोगों का कोई आदमी कोलंबो के फोर्ट स्टेशन पर मौजूद हो। हम इसी स्टेशन पर उतर गए। ये स्टेशन कोलंबो शहर का हिस्सा ही था। इसे हम एक लोकल स्टेशन कह सकते थे। दूसरे मुसाफिरों के साथ हम तेज़ तेज़ चलते भीड़ में गुम हो गए और हुजूम के साथ ही स्टेशन से बाहर निकल आए। बाहर आते ही हमने टैक्सी ली और मैंने ड्राइवर को इस खास मुकाम की तरफ चलने को कहा, जहाँ से मुझे अपने एजेंट के जंगल वाले क्वार्टर में वैशाली को साथ ले जाना था। टैक्सी रवाना हो गई। कोलंबो की ऊंची ऊंची इमारतों में रोशनियां हो रही थी। सड़कें बक़ौर नूर बनी हुई थी। कोई आधे घंटे बाद टैक्सी शहर के पिछले इलाके में दाखिल हो गई। यहाँ आबादी दूर दूर थी, बीच में बाग और खेत थे। एक जगह मैंने टैक्सी छोड़ दी और वैशाली को लेकर पार्क में दाखिल हो गया। वैशाली ने पूछा, क्या यह जगह महफूज है? मैंने इसे बताया कि अपने एजेंट ने सोच समझ कर ही यह जगह चुनी होगी। वो बोली, मैं एजेंट को जानती हूँ, वो बड़ा तजर्बेकार आदमी है। मैं इससे 2 बार मिली हूँ और इसकी जहानत की कायल हो गई हूँ। अगर यह जगह इसका इंतखाब है तो यकीनन महफूज होगी। पार्क से निकलकर हम एक उजाड़ मैदान में आ गए। यहाँ से मैं इसे आसान और गैर आबाद इलाके में से गुजार कर इस पगडंडी पर ले आया जो अंधेरे में डूबी हुई थी और अपने महफूज ठिकाने की तरफ जाती थी। वैशाली मेरे पीछे चल रही थी। हम झोंपड़ा नुमा क्वार्टर के करीब आए तो मैंने बूढ़े सिनहाली को देखा। वो बाहर बरामदे में बैठा नारियल पी रहा था। मुझे देखकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं अभी चाय बना कर लाता हूँ। वैशाली ने अपनी झोंपड़ी की तरफ जाते बूढ़े को घूर कर देखा और बोली, ये बूढ़ा कौन है? मैंने इसे बताया कि यह भी अपने ही एजेंट का इंतखाब है। वैशाली ने फिर कोई सवाल न किया। न इस वक्त शाम के 7 सवा 7 बज रहे थे। मैंने वैशाली से कहा कि वो क्वार्टर में बैठकर चाय पिए। मैं अपने एजेंट को जाकर खबर करता हूँ, क्योंकि इसने मुझे कहा था कि अगर मैं वैशाली को दुश्मनों से निकाल कर ले आऊँ तो इसी वक्त इतला करूँ। वैशाली ने कहा, अपना रिवॉल्वर मुझे देते जाओ। मैंने पिस्तौल जेब से निकाल कर इसे दे दिया। ब्रीफ केस बांस के टेबल पर रखा और अपने एजेंट की तरफ चल पड़ा। वैशाली के बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं थी। एक तो वो महफूज जगह पर थी, दूसरी वो अपनी हिफाजत कर सकती थी। मैंने बड़ी सड़क पर आते ही टैक्सी पकड़ी और टेम्पल रोड पर अपने एजेंट की किताबों की दुकान की तरफ जाने लगे। इसकी दुकान खुली थी, मगर ग्राहक कोई नहीं था। वो काउंटर पर पड़ी हुई किताबों को शेल्फ में रख रहा था। मैं दुकान में दाखिल हुआ तो इसने एक निगाह गलत अंदाज मेरी तरफ देखा और बोला, क्या आप वैशाली को ले आए हो? मैंने शेल्फ में से किताब निकाल कर इसकी वर्कगर्दानी करते हुए आहिस्ता से कहा, हाँ ले आया हूँ। एजेंट ने काउंटर की तरफ घूमते हुए कहा, जो किताब तुम्हारे हाथ में है इसे अपने साथ लेकर स्पॉट पर पहुंच जाओ। मैं 10 बजे रात को आऊँगा। मैंने किताब बगल में दबाई और खामोशी से दुकान से बाहर निकलकर जिधर से आया था उधर को चल पड़ा। सड़क पर ट्रैफिक चल रही थी। बिल्डिंगों के फ्लैट रोशन थे। गोरीला जंक्शन से मैंने टैक्सी पकड़ी और इसे गाल रोड पर जाकर छोड़ दिया। यहाँ से मैंने दूसरी टैक्सी ली और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक रेस्टोरेंट से मैंने चावल और मछली का पार्सल बंधवा कर साथ लिया। खुफिया ठिकाने पर आया तो वैशाली मच्छरदानी के अंदर पलंग पर नींदराज थी। कोने वाले ताक में इसने एक मोमबत्ती जला रखी थी। मुझे देखकर मच्छरदानी से बाहर निकल आई। मैंने इसे बताया कि अपना साथी 10 बजे रात को आ रहा है। वैशाली ने सिर्फ इतना पूछा कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। मैंने पार्सल बांस की मेज़ पर रखते हुए कहा, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था। तुम्हें ज़रूर भूख लगी होगी, मुझे भी लग रही है। ठहरो, मैं पानी लेकर आता हूँ। हमने बड़े शौक से खाना खाया। भूख भी खूब लग रही थी। हम कोलंबो के मौसम की बातें करने लगे। वैशाली ने एक जिम्मेदार कमांडो जासूसा का सबूत देते हुए अभी तक मुझसे मेरा नाम पूछा था।
और ना ही इस बारे में कोई इस्तफसार किया था कि मैं दिल्ली में कहाँ मुतय्यन हूँ। ये बातें पूछने वाली नहीं थी। ठीक 10 बजे अपना एजेंट भी आ गया। वो पुशाली से मिलकर बहुत खुश हुआ, मगर इस खुशी का इजहार इसने सिर्फ लफ्ज़ों ही से किया। इसके चेहरे पर खुशी नाम का कोई तासुर नहीं था। वो इसी तरह इंतहाई संजीदा और सर्द था। पुशाली ने वहाँ पर जो बूढ़ा रहता था इसके बारे में कुछ अंदेशों का जिक्र किया तो एजेंट कहने लगा, कल सुबह मैं इसे यहाँ से किसी और जगह पहुँचा रहा हूँ। तुम लोग इसकी फिक्र न करो और तुम्हें यहाँ ज़्यादा रहने का मौका नहीं मिलेगा। इसने पुशाली का शुक्रिया अदा किया कि वो सिर्फ जज्बा इस्लाम के तहत इतने ख़तरनाक मिशन पर काम करने को राज़ी हो गई है। पुशाली ने सिर्फ इतना जवाब दिया, इस्लाम की खातिर मेरे माँ बाप और बहन भाइयों को काफिरों ने शहीद कर दिया। इस्लाम की खातिर मैं भी शहीद होने को तैयार हूँ। बंद कमरे की फ़िज़ा में एक मुकद्दस खामोशी तारी हो गई। एजेंट ने जेब से एक तय किया हुआ कागज़ निकाल कर मेज़ पर बिछा दिया और मोमबत्ती लाकर वहाँ रख दी और बोला, ये इस गैर मुल्की सफारत खाने की इमारत का नक्शा है, जिसके तहखाने की सेफ में चांकिया प्लान का ब्लू प्रिंट रखा हुआ है। मैं और पुशाली नक्शे को गौर से देखने लगे। इसमें सफारत खाने की 2 मंजिला इमारत के सभी कमरों और तहखाने को दिखाया गया था। वो राहदारियाँ और रास्ते भी दर्ज थे जो मुख्तलिफ कमरों और तहखाने को जाते थे। नक्शे में इस कमरे की पूरी तफसीलात लकीरों और इशारों की सूरत में लिखी गई थी, जहाँ से हमें चांकिया प्लान के ब्लू प्रिंट को उड़ा के ले आना था और इसकी फ़िल्म बना कर लानी थी। हमारी पहली तरजीह ब्लू प्रिंट को वहाँ से उठाना था। अगर इस सिलसिले में कोई टेक्निकल कबाहत हो तो इसकी फ़िल्म बना कर लानी थी। एजेंट कह रहे थे, इस नक्शे के लिए एक एक लाइन, एक एक रास्ते को तुम्हें अच्छी तरह ज़हन नशीन करना होगा, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जहाँ से गुजर कर तुम्हें अपने टारगेट तक पहुँचना होगा। तुम इस नक्शे को अपने पास रखो, कल दिन में भी इसका अच्छी तरह जायज़ा लेना और इसे अपने जहन में नक्श की कोशिश करना। मैं कल शाम होते ही आ जाऊँगा। ये कहकर अपना एजेंट कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलते हुए हमारी तरफ पलट कर बोला, तुम्हें किसी शय की ज़रूरत तो नहीं? हमने बैक वक्त नफ़ी में सर हिलाया। वो खामोशी से चला गया। इसके जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और हम मोमबत्ती की रोशनी में एक बार फिर नक्शे पर गौर करने लगे। नक्शे में बिजली की वो सर्किट और स्विकेट भी दिखाए गए थे जो 3 कमरों और तहखाने में उतरने वाले जीने के ऊपर लगे थे। खुशहाली नक्शे को घूरते हुए बोली, अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि हमें किस भेस में सफारत खाने जाना होगा। मैंने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा, ये अपना एजेंट हमें कल बताएगा। शायद। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है खुशहाली? क्या रातों रात मुंह सर पर कालक मलकर नकाब पहनकर सींद लगाकर इमारत में दाखिल होना होगा? खुशहाली ने कहा, अगर ऐसी बात होती तो मेरा किस लिए इंतज़ार किया जाता? मुझे तो इस मिशन में ज़्यादातर इस ख्याल से शामिल किया गया है कि मैं इस मुल्क की रहने वाली हूँ और इस मुल्क की ज़बान मादरी ज़बान की तरह बोल लेती हूँ। इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि मुझे इस गैर मुल्की सफारत खाने में अपनी ज़ुबान बोलनी पड़ेगी और इसके लिए मुझे सफारत खाने में दिन की रोशनी में भी भेजा जाएगा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब ये हुआ कि अपने एजेंट के पास इस सफारत खाने में दाखिल होने का भी एक पूरा प्लान मौजूद है। बेहतर होता है कि वो आज ही हमें बता देता, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। खुशहाली ने कहा, इसने कुछ सोच समझ कर ही हमें आज कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है वो चाहता है इस नक्शे की सारी तफसीलात हमारे जहन में नक्श हो जाए। मैंने नक्शे पर एक जगह उंगली रखते हुए खुशहाली से पूछा, ये क्रॉस का निशान यहाँ किस लिए लगाया गया है? खुशहाली तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई। इस सफारत खाने का वो कमरा है जहाँ सफारत खाने के हमले का कोई रुकन अगर दिल में ईसाइयत का कायल हो तो वहाँ अंधेरे में जाकर किसी भी वक्त इबादत कर सके। मेरे लिए ये इंकशाफ था, मगर चूँकि खुशहाली गैर मुल्की मुसलमान खातून थी और मगरबी जर्मनी में इसका रब्ता और सिलसिला सफारत खानों से भी रहा था, इसलिए मुझे इसकी बात का यकीन करना पड़ा। मैंने पूछा, मगर क्या यहाँ लोग सिर्फ रात के वक्त अंधेरे में जाकर इबादत करते हैं? खुशहाली ने जवाब में कहा, इसमें दिन और रात की कोई कैद नहीं। इस कमरे में दिन के वक्त भी अंधेरा छाया रहता है। यहाँ जानबूझकर अंधेरा रखा जाता है ताकि सफारत खाने का जो रुकन खुदा की इबादत करने वहाँ जाए, इसे इस बात का इत्मीनान हो कि इसे सिवाय खुदा के कोई दूसरा नहीं देख रहा है। मैंने कहा, लेकिन तुम क्या समझती हो, सफारत खाने के नाज़िम आला यानी सफ़ीर को इसका इल्म नहीं होगा कि कौन कौन लोग या कौन आदमी वहाँ इबादत करने जाता है? खुशहाली ने अपने सुरख होंठों को ज़रा सा सुकीड़ते हुए कहा, बस यही इन लोगों की मुनाफ़िकत है जो इनकी आलमी पॉलिसियों में भी नुमाया रहती है। मैंने खुशहाली से कहा, अगर हमें रात के अंधेरे में सींध लगाकर सफारत खाने की इमारत में घुसना है तो ये क्रॉस वाली जगह हमारे छुपने के लिए कैमोफ्लाज का काम दे सकती है। खुशहाली ने गहरी सांस खींची और जमाई लेकर बोली, मुझे तो नींद आ रही है, बाकी कल देखा जाएगा। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैं इसे अंदर से कुंडी लगाने की हिदायत देकर दूसरे छोटे कमरे में आ गया। नक्शा मैं अपने साथ ही लेता आया था। नींद मुझे भी आ रही थी। मैंने नक्शे को तय करके अपने सिरहाने के नीचे रख दिया और नींद के खैर मकदम के लिए आंखें बंद कर ली। मेरी आंखें जल्द ही खुल गईं। सूरज निकलने में अभी थोड़ी देर थी। मैं बरामदे की सीढ़ियों में आकर बैठ गया। सुबह से पहले का मंजर बड़ा पुरकशिश था।
ठंडी शबनम आलूद हवा के झोंके चल रहे थे। मैं किचन की तरफ चला गया। किचन खाली पड़ा था। बूढ़ा सिन्हाली मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अपने एजेंट ने शायद इसे सुबह सुबह वहाँ से चले जाने का हुक्म दे दिया था और बूढ़ा सिन्हाली वहाँ से जा चुका था। किचन में बर्तन वगैरह इसी तरह पड़े थे। मैंने आग जलाकर केतली में चाय के लिए पानी रख दिया। फिर नलके पर जाकर मुँह हाथ धोया, ब्रश से दांत साफ किए। चाय तैयार हो गई तो इसे गिलास में डालकर बरामदे में आ गया और सीढ़ियों में बैठकर पीने लगा। जंगल के दरख्तों के पास बैठकर मुंह अंधेरे चाय पीने का एक अपना ही मज़ा है, लेकिन हम कमांडो लोग मौसमों से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ नहीं हुआ करते। चाय पीते पीते ख्याल आया कि कहीं बूढ़ा सिन्हाली दुश्मन का आदमी तो नहीं था। इस ख्याल के आते ही मैंने चाय का गिलास बरामदे की लकड़ी से बने फर्श पर रखा और लपक कर अपने कमरे में आ गया। जल्दी से तकिया उठाकर देखा, मोमी कागज़ में लिपटा हुआ नक्शा वहाँ मौजूद था। खोल कर देखा, ये अपना ही नक्शा था। वापस आकर सीढ़ियों में बैठ गया और चाय पीने लगा। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू हुआ। दरख्तों के पत्तों में सूरज की तिरछी किरणों ने एक जाल सा फैला दिया था। दरख्तों पर परिंदे जोरों शोर से चहचहाने लगे। खुशहाली भी उठकर बाहर आ गई। मैंने इसे भी चाय बनाकर दी। 9 बजे तक हम नाश्ता वगैरह से फारिग होकर एक बार फिर नक्शे का जायजा ले रहे थे। ठीक 10 बजे अपना एजेंट भी आ गया। आते ही वो सीधा खुशहाली के कमरे में घुस गया। हमारे लिए वो दूध और डबल रोटी भी साल लाया था। मैंने कमरे में आते ही बूढ़े सिन्हाली के बारे में पूछा तो अपने एजेंट ने बताया कि इसने इसे मुंह अंधेरे किसी दूसरी जगह पहुंचने को कह दिया था। क्या वो नहीं गया था? इसने तज्जुब से पूछा। मैंने कहा वो जा चुका है। हम बांस के मेज़ के गिर्द बैठ गए। अपने एजेंट ने जेब से एक कापी निकाल कर खोली। इसमें 2 पासपोर्ट थे। एक पासपोर्ट मेरा था। इस पासपोर्ट में मुझे श्रीलंका का ईसाई तामिल बाशिंदा जाहिर किया गया था और मेरा नाम डेविड प्ले वल्द आइजक प्ले लिखा था। मेरा पेशा मजदूरी लिखा था, यानी वर्क में। साथ ही मेरा शनाख्ती कार्ड भी था। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड नकली था और लंका की हुकूमत की तरफ से जारी किए गए थे। इन पर मेरी तस्वीर लगी हुई थी जो सरहद से मेरे बॉस ने अपने एजेंट को भेजी थी। इसने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम यहाँ डेविड प्ले हो। तुम बोरीला जंक्शन के एक मोहल्ले में पैदा हुए और तुम्हारे माँ बाप बचपन में मर गए थे। तुम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं। तुम मामूली पढ़े लिखे हो। 2 बरस तक तुम जाफना के एक अंग्रेज़ के बंगले पर सफाई वगैरह का काम करते रहे हो। जब अंग्रेज़ इंग्लिस्तान चला गया तो तुम कोलंबो वापस आ गए। ये शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट अपने पास ही रखो। इस पासपोर्ट को जारी हुए 3 साल हो गए। तुम्हें क्या करना होगा मैं अभी बताता हूँ। इसके बाद वो ताजिक मुसलमान कमांडो लड़की खुशहाली की तरफ मुतवज्जा हुआ। कॉपी में से इसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट निकाल कर इसके सामने मेज़ पर रख दिया और बोला, तुम श्रीलंका के एक डिच नजाद सिन्हाली लड़की हो। तुम्हारे आबाओ अजदाद हॉलैंड श्रीलंका में आकर आबाद हो गए थे। तुम्हारा नाम डी गार्शिया है। तुम्हारे माँ बाप अपनी जायदाद बेचकर हॉलैंड में जाकर दोबारा आबाद हो गए थे। तुम्हें लंका से मोहब्बत थी जो अब तुम्हारा वतन है। तुम इनके साथ नहीं गए। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे नाम बैंक में कुछ रकम जमा करवा गए थे जिससे तुम्हारा गुजारा होता है। तुम कभी कभी नौकरी भी कर लेती हो। ये हरगिज़ किसी को न बताना कि तुम रूसी, अरबी या उर्दू ज़ुबान भी जानती हो। तुम सिर्फ सिन्हाली, हिंदुस्तानी, अंग्रेज़ी ज़ुबान ही जानती हो। तुम्हारा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी लंका गवर्नमेंट की जानिब से इशू हुआ है। एक बात मैं तुम दोनों पर वाज़े कर दूँ, ये दोनों दस्तावेज़ात जाली हैं, मगर इस कदर सही और मुकम्मल है कि दुनिया की बड़े से बड़ी लेबॉर्ट्री भी इसे जाली साबित नहीं कर सकती। मैं खामोश था। खुशहाली ने पूछा, हमें क्या करना होगा? एजेंट ने हम दोनों की तरफ बारी बारी गौर से देखा और कहा, जिस गैर मुल्की सफारत खाने में चांकिया प्लान का ब्लूप्रिंट मौजूद है, वहाँ का छोटा और मामूली स्टाफ मकामी सिन्हाली लोगों पर मुश्तमिल है। सफारत खाने वाले इस मामूली स्टाफ को 4-6 महीनों के बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर बदलते रहते हैं ताकि कोई मुकामी आदमी इनके सफारत खाने में जमकर काम न कर सके। हमारा आदमी तुम दोनों को 1-1 हफ्ते के वक्फे से इस गैर मुल्की सफारत खाने में मुख्तलिफ काम दिलवा देगा। हमें तो ये इतला है कि चांकिया प्लान का ब्लूप्रिंट तय खाने के एक सेफ में बंद है, मगर इस सेफ को जो नंबरों वाला ताला लगा हुआ है, इसका कॉम्बिनेशन हमें किसी तरीके से भी मालूम नहीं हो सका। ये काम खुशहाली को करना होगा कि वो सेफ के नंबरों का सीक्रेट कॉम्बिनेशन मालूम करे। इतना मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कॉम्बिनेशन जिस ऑफिसर के पास है, इसका नाम समरनॉफ है। नौजवान है, ड्यूटी के बाद जाकर मशरूब से भी जी बहलाता है। सिन्हाली या दूसरी गैर मुल्की औरतों की तरफ वो कभी तवज्जो नहीं देता। इसे ताश का खेल खेलने का शौक है और गोल्फ फेस होटल के ब्रिज रूम में अपने सफारत खाने के दोस्तों के साथ ही ब्रिज खेलता है और वहीं से वापस अपने बंगले में आ जाता है। फिर इसने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तुम्हें सफारत खाने की पहली मंजिल के मेज़ों, रागदान और कॉरिडोर के फर्श को केमिकल से साफ करने की ड्यूटी दिलाने की कोशिश की जाएगी। अपना आदमी इस सिलसिले में सरतोड़ कोशिश कर रहा है। तुम्हें किसी तरह तय खाने तक पहुंचकर ये मालूम करना होगा कि वहाँ सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है। कोई खुफिया अलार्म तो नहीं लगाया गया। मैं बड़े गौर से अपने एजेंट की ब्रीफिंग सुन रहा था। हमें बड़ा मुश्किल और ख़तरे से भरपूर काम तफवीज़ किया गया था।
गोया हमें एक ऐसे मैदान में फूंक फूंक कर कदम रखते हुए चलना था जहां कदम कदम पर बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी। अपने एजेंट ने पोशाली की तरफ देखकर कहा, गॉल रोड की एक सुनसान सड़क पर एक फ्लैट तुम्हारे नाम पर किराए पर ले लिया गया है और बैंक ऑफ श्रीलंका में कल तुम्हारे नाम का एक अकाउंट भी खुल जाएगा। इसके तमाम कागजात भी कल तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। तुम दोनों कल शाम को यहाँ से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाओगे। मैंने पूछा, मुझे कहाँ रहना होगा? एजेंट ने कहा, तुम्हारा नाम आज से डेविड प्ले है। तुम्हारी जो कवायद तुम्हें बताए गए हैं और जो कुछ तुम्हारे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में दर्ज हैं वो तुम्हें अजबर कर लेने होंगे। यही हिदायत पोशाली तुम्हारे लिए भी है। पोशाली ने सवाल किया कि इसे खास तौर पर सीक्रेट ऑफिसर समरनूफ के बारे में ब्रीफ क्यों किया गया है? अपने एजेंट ने पोशाली की तरफ ताज्जुब से देखा और बोला, मेरा ख्याल है तुम्हें ज़रूर मालूम होगा कि शख्स से तुम्हें सेफ का कॉम्बिनेशन किस तरीके से मालूम करना है। अपने एजेंट ने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। मैंने अपना सवाल दोहराया तो वो बोला, तुम्हारी रिहाइश के लिए बोरीला जंक्शन की एक स्ट्रीट में एक बेवा औरत के क्वार्टर का एक कमरा किराए पर ले लिया गया है। तुम वहाँ डेविड प्ले के नाम से रहोगे और ये जाहिर करोगे कि तुम नौकरी की तलाश में हो और जल्द तुम्हें किसी फर्म में नौकरी मिलने वाली है। इसके अलावा तुम इस बेवा सिनहाली से कभी कोई फालतू बात नहीं करोगे। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।